चलो, पेज नंबर 32 का हमको फिफ्थ प्रोवाइजो है, फिफ्थ प्रोवाइजो से स्टार्ट करना था प्रियंका। नाउ फिफ्थ प्रोवाइजो टू सेक्शन नंबर 48 क्या बोलता है? फॉरेन एक्सचेंज फ्लक्चुएशन गेन ऑन रुपी डिनोमिनेटेड बॉन्ड इन केस ऑफ नॉन रेसिडेंट एसएससी। देखो भाई, दो तरह के प्रोवाइजो हमने देखने हैं, किसके लिए? जो सिर्फ नॉन रेसिडेंट के लिए, जिसमें से पहला हम ऑलरेडी देख चुके हैं कि अगर एक नॉन रेसिडेंट है या फिर फॉरेन कंपनी है, एक नॉन रेसिडेंट फॉरेन कंपनी जिसने क्या किया है, इंडियन कंपनी के शेयर्स एंड डिबेंचर क्या करके रखे हैं, होल्ड करके रखे हैं, तो जब वो उसे सेल करेंगे एज अ नॉन रेसिडेंट, जब वो खुद क्या होंगे, एज अ नॉन रेसिडेंट सेल करेंगे, तो पहले उससे फॉरेन करेंसी में कैलकुलेट करेंगे, अगर गेन आता है तो उसको क्या करना है, हमको इंडियन करेंसी में कन्वर्ट करना है। ये प्रोवाइजो भी हमारा नॉन रेसिडेंट का था। अब यहाँ पे आते हैं फिर से फॉरेन, ये भी तुम्हारा नॉन रेसिडेंट के लिए है। अब बोलता है ये जो नॉन रेसिडेंट है, अगर इसके पास क्या है, रुपी डिनोमिनेटेड बॉन्ड है, किसके? इंडियन कंपनी के। तो अब इसके पास इंडियन कंपनी के क्या है, रुपी डिनोमिनेटेड बॉन्ड। अब यहाँ पे भी नॉन रेसिडेंट को कुछ फायदा दिया गया है। क्या फायदा दिया है समझना। यहाँ पे बोलता है देखो भाई, डॉलर को अगर हम देखें, सिर्फ डॉलर को देखती हूँ मैं, कोई और अभी करेंसी देख ही नहीं रहे। डॉलर का जो रेट है वो फ्लक्चुएट होता है हमारे इंडियन मार्केट में, जिसको मैं बोल सकती हूँ क्या, कि ये जो फ्लक्चुएशन है ये क्या है, यहाँ पे इंडियन मार्केट में क्या होता है, अप एंड डाउन जाता है। तो क्या मैं बोल सकती हूँ फॉरेन करेंसी क्या हो रही है, फ्लक्चुएट हो रही है। ठीक है, फॉरेन करेंसी फ्लक्चुएट हो रही है, फॉरेन एक्सचेंज अप जाता है, फॉरेन एक्सचेंज डाउन जाता है। तो यहाँ पे होगा क्या, सपोज करो रुपी डिनोमिनेटेड बॉन्ड उसने नॉन रेसिडेंट ने होल्ड किया और उसने खरीदा किसमें था, डॉलर्स में। खरीदा किसमें, उसको डॉलर्स में खरीद के रखा था। अब जस्ट बिकॉज रुपी क्या हो गया, डेप्रिशिएट हो गया, रुपी क्या हो गया, डेप्रिशिएट हो गया, तो रुपी डेप्रिसिएशन के कारण आगे जाके उसको डॉलर कम मिलेंगे। पहले सपोज करो हमको $1 कितने में मिलता था, 50 रुपए देके, अब वही डॉलर हमको 80 रुपए देके मिल रहा है। तो रुपी डिनोमिनेटेड बॉन्ड है उसके पास 10 लाख के, पहले उसने जब डॉलर दिए होंगे तब कम डॉलर्स दिए होंगे और उसको क्या मिल गया होगा, वो 10 लाख का रुपी डिनोमिनेटेड बॉन्ड मिल गया होगा। पर अब क्या हो रहा है, अब जब वो ये रुपी डिनोमिनेटेड बॉन्ड देगा तो उसको डॉलर पहले जितने उससे बड़े हुए तो नहीं मिलेंगे, उससे कम ही मिलेंगे। तो फिर बेचारे को क्या हुआ, जस्ट बिकॉज ऑफ रुपी एप्रिसिएशन डेप्रिसिएशन विथ रिस्पेक्ट टू द फॉरेन करेंसी के रिस्पेक्ट में ये जो रुपी एप्रिसिएशन डेप्रिसिएशन हुआ है, उसके कारण हमारा ये जो नॉन रेसिडेंट उसको तो दुख हो रहा है बहुत। तो फिर यहाँ पे क्या बोला पढ़ो, एनी गेन अराइजिंग ऑन रुपी एप्रिसिएशन अगेंस्ट फॉरेन करेंसी। कोई भी गेन जब इनको क्या होता है, बोलता है अगर रुपी एप्रिशिएट होने के कारण, वैसे तो ये बहुत मुश्किल है कि हमारा रुपी एप्रिशिएट हो विद रिस्पेक्ट टू फॉरेन करेंसी, फिर भी अगर कभी भी आपको रुपी एप्रिसिएशन होने के कारण गेन हो रहा है, ठीक है, रुपी कब एप्रिशिएट होगा, रुपी एप्रिशिएट होगा जब डॉलर 80 से डॉलर वापस 50 पहुंच जाए। आर यू गेटिंग दिस थिंग? उल्टा है, रुपी एप्रिसिएशन तब होगा कि आज 80 रुपए देके $1 लेके आते तो हमारे रुपए की वैल्यू क्या है, डॉलर के सामने 80 रुपए दोगे तब जाके $1 की वैल्यू आती है। पर कल जाके जब 50 रुपए दोगे तब $1 आ रहा है, तो रुपी की वैल्यू बढ़ गई ना, कि आज 50 रुपए में तुम $1 खरीद के आ सकते हो। तो बोलते हैं जस्ट बिकॉज ऑफ रुपी का एप्रिसिएशन, अगर फॉरेन करेंसी में तुमको कुछ गेन हो गया, ऐसा बहुत मुश्किल होगा कि इतना ज्यादा कुछ फर्क आ जाए, तुम भी समझते हो कि ये बहुत मुश्किल है, बट ठीक है, हमारा रुपी क्या हो गया, एप्रिशिएट होगा। कल तक $80 देते, 80 रुपए देके $1 आते थे, आज 50 रुपए देके $1 आ रहे हैं। तो तुम डिवाइड करके देखना, डॉलर्स उसको ज्यादा मिलेंगे जब वो रुपी डिनोमिनेटेड बॉन्ड बेचेगा। 10 लाख का रुपी डिनोमिनेटेड बॉन्ड उसने दिया, अब उसको क्या होगा, डॉलर ज्यादा मिलेंगे। तो बोलते हैं ये जो तुमको डॉलर ज्यादा मिल रहा है, हम लोग इग्नोर करते हैं इस गेन को। तो बोलता है जब भी रिडेम्पशन करोगे रुपी डिनोमिनेटेड बॉन्ड का, तो हम इग्नोर करेंगे ये फॉर द पर्पस ऑफ कंप्यूटेशन ऑफ फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन। इस गेन को हम क्या करते हैं, इग्नोर करने के लिए रेडी हैं, क्योंकि हमारा रुपी अप्रिशिएट हुआ जिसके कारण तुमको फॉरेन करेंसी में कन्वर्जन पे क्या हो रहा है, कुछ बेनिफिट हो रहा है।
तो हम उसको इग्नोर करने के लिए रेडी हैं। पहला वाला क्या था कि तुम गेन निकालोगे, उससे पहले फॉरेन करेंसी में गेन निकालो। अब बोल रहे रुपी एप्रिशिएट होने से जो तुमको एक्स्ट्रा डॉलर मिल रहे हैं तो वो गेन हम इग्नोर करते हैं क्योंकि हमारे रुपये की वैल्यू बदल गई है आज। तो अब इसमें देखो क्या दिखा है, बीबी लिमिटेड इंडियन कंपनी ने इशू किया रुपी डिनोमिनेटेड बॉन्ड। मैम रुपी डिनोमिनेटेड बॉन्ड पे गेन हो रहा है, ये समझ में आया, पर हाईलाइट दिस वर्ड ऑन रिडम्पशन। जब भी तुम उसको रिडीम करोगे, रिडिम्शन पे ही क्या होना चाहिए, रिडीम मतलब जब मैच्योरिटी हो जाएगी इसकी रिडिम्शन करोगे तब की बात कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे बोलता है जब इसको रिडीम करोगे, हम जो तुम्हारी कंसिडरेशन है ना, पुराना कंसिडरेशन मानेंगे, फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन, हम ये एक्स को इंक्लूड नहीं करेंगे गेन को। अब इसका क्वेश्चन कैसा है, बीबी लिमिटेड इंडियन कंपनी, इन्होंने 10,000 रुपए का एक रुपी डिनोमिनेटेड बॉन्ड 14/2/2020 को इशू किया। बुक में पूरा ध्यान दो। 14/2/2020 को क्या किया, रुपी डिनोमिनेटेड बॉन्ड 10,000 रुपए का इन्होंने इशू किया। बॉन्ड का रिडेम्पशन कब होगा, जनवरी में होगा बॉन्ड का रिडेम्पशन एट पार, ठीक है। मिस्टर सनी जो हैं उन्होंने 100 बॉन्ड लेके रखे हैं और फॉरेन करेंसी में इन्वेस्टमेंट किया है। देखो पहली कंडीशन रुपी डिनोमिनेटेड बॉन्ड के लिए ये, तुम्हें इसे खरीदना पड़ेगा फॉरेन करेंसी में। अगर तुमने फॉरेन करेंसी में खरीदा था तभी तो हम तुमको ये बेनिफिट दे सकते हैं, अदरवाइज ये बेनिफिट मिलने वाला नहीं है। तो ठीक है, इसने 100 बॉन्ड खरीदे, एक बॉन्ड 10,000 का है, तो टोटल तो पता चल गया कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। 100 बॉन्ड खरीदे, एक बॉन्ड कितना है 10,000 का है, तो ये इसके लिए कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन हो गई। अब इसको रिडीम भी करना है एट पार ही क्या करके आएंगे, रिडीम करके आएंगे। तो जिस दिन खरीदा था 70 रुपए थी वैल्यू, दिख रहा है बुक में, 70 की वैल्यू थी और अब वैल्यू कितनी हो गई 62। दीपक तुम्हारे पास बुक नहीं है, क्वेश्चन है सामने, रेडीमेड से दे रहा हूं। तो ये वाला क्वेश्चन है नहीं है, चलो। सबसे पहले बोल रहा है ये है बीबी लिमिटेड। बीबी लिमिटेड ने क्या किया, 10,000 रुपए का रुपी डिनोमिनेटेड बॉन्ड खरीदा, एक बॉन्ड 10,000 का, और उसने कितने बॉन्ड खरीदे, 100 बॉन्ड खरीदे। किस दिन, 14/2/2020 को ऐसा काम किया, ये खरीद के आए हैं। ये इसके बाद रिडीम कब होगा, रिडीम्शन होगा उसको इस दिन ये क्या होगा, रिडीम होगा। जिस दिन खरीदा था डॉलर का रेट था 70 रुपए और यहाँ पे डॉलर का रेट कितना है 62 रुपीज। सबसे पहले तो क्या ये समझ में आया तुमको कि हाँ भाई ये अब वो वाला प्रोवाइजो एप्लीकेबल होगा क्योंकि हमारा रुपी एप्रिशिएट हो चुका है। कल चल के 70 रुपए देते थे, आज 62 रुपीज देके ही तुम खरीदी कर पा रहे हो। तो अब इसके कारण रुपी डिनोमिनेटेड बॉन्ड पे फर्क क्या पड़ा देखो। सबसे पहले कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कितनी निकल रही है, 14,285। कैसे निकलेगी 14,285, 10,000 इंटू 100 डिवाइड किससे करके देखो किसने कितने डॉलर दिए होंगे, कन्वर्जन करना आएगा उसको। 10 लाख रुपए के यहाँ पे क्या करना है, रुपए डिनोमिनेटेड बॉन्ड खरीदने, और आज 70 रुपए की वैल्यू है, तो कितने रुपए दिए बताओ, डिवाइड करके कितना है, कैलसी नहीं बताओ जल्दी। मैम 14,285.7। 14,285.7। क्या ये वही है जो इधर लिखा हुआ है तुम्हारी बुक में भी, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कितना पड़ेगा, इसका इतना पड़ेगा, हमने डॉलर में कन्वर्ट कर लिया। अब रिडीम्शन प्राइस कितना है देखो, रिडीम करने पे 10 लाख की चीज 62 रुपीज में तुम रिडीम करोगे क्योंकि एट पार रिडीम्शन है, ठीक है। कितने रुपए आएगा बताओ, मैम 16,129.03। हुआ यहाँ पे जस्ट बिकॉज ऑफ रुपी एप्रिसिएशन। यहाँ पे कहा उसने लगाए थे 14,000 रुपए अप्रोक्स, अब उसके वो कितने हो गए 16,000 रुपीज हो गए, तो उसको तो गेन हो गया। अब गेन निकाल लो, दोनों को माइनस करके कितना गेन आ रहा है इन भाई साहब का,
1850 1844 44 राउंड ऑफ कर दिया 1844, यही तुम्हारा गेन हो गया। तो बोलते ये जो एप्रिसिएशन होगा हम इसको टैक्सेबल नहीं करेंगे, ये एप्रिसिएशन को हम क्या नहीं करेंगे, टैक्सेबल नहीं करेंगे। तो लिखा है बुक में द गेन ऑफ $1843 अराइजिंग ऑन अकाउंट ऑफ एप्रिसिएशन इन रुपीज इज नॉट टैक्सेबल, ये टैक्सेबल नहीं होगा। क्या यहाँ तक बात समझ में आई? पर अब सपोज करो ये तो था, एक एड ऑन करते हैं कि इसने बोला है हम रिडेम्पशन पार पे करेंगे, अगर ये रिडेम्पशन पार पे नहीं करता तो, अगर ये रिडेम्पशन सपोज करो 10,000 रुपए की जगह 11,000 की वैल्यू पे होता, तो 10,000 का, जैसे देखो तुम्हारे पास क्या है, रुपी डिनोमिनेटेड बॉन्ड तुम 10,000 का लेके आए, इसने कहा रिडेम्पशन पार पे होगा, तब तक तो सिंपल सा यही कैलकुलेशन है कि कितना गेन टैक्सेबल नहीं होगा। पर अगर ये 11,000 वैल्यू पे क्या करता, रिडेम्पशन करता, तब तो यहाँ पे 10,000 तक ही तुम नॉन टैक्सेबल करते ना। वो जो 1,000 वैल्यू बढ़ गई रुपी डिनोमिनेटेड बॉन्ड की, वो थोड़ी ना बोला कि वो टैक्सेबल नहीं होगा, समझ रहे हो? बॉन्ड की वैल्यू चेंज हुई। अब देखो, अब उसका भी करके देखते हैं क्वेश्चन, वो कैसे होगा। कल हमारे बॉन्ड की वैल्यू कितनी थी, 10,000 थी, आज ये 11,000 पे हम इसको क्या करेंगे, रिडीम करेंगे। तो अब देखो 11,000 पे रिडीम करेंगे, अभी कितना था, 62 रुपीज हुआ है, तो कितने रुपए मिलेंगे इनको बताओ, बोलो। मैम 177,419, सॉरी 177,41.9। 41.9, ठीक है। अब देखो इसको बाइफरकेट करना पड़ेगा मुझे, क्यों? क्योंकि ये 177,419 ये क्या हो रहा है, ये तो तुम्हारा अभी कन्वर्जन करके आया, ठीक है। इसमें अभी मैं पहले और गेन भी निकाल ही लेती हूँ। गेन कितना होगा, 10,000 डिवाइडेड बाय 70 किया था, कितना आया था जब तुम खरीद के लाए थे, 14285.7। 1471। अब इसका गेन कितना निकलेगा, जल्दी बोलो। 3456.18। 3456.18। अब देखो ये पूरा गेन नॉन टैक्सेबल नहीं हो सकता, क्योंकि इसमें वो भी है क्या, जो तुम्हारा 1,000 रुपए अप्रिशिएट हुआ ना, उसका गेन भी यहीं पे। तो यहाँ पे अब मुझे बाइफरकेशन करना पड़ेगा। पहला वाला जो हमारा गेन था ना, ये 1844, सिर्फ इसमें से 1844 तुम्हारा नॉन टैक्सेबल रहेगा, तो इसमें से 3456.16 में से 1844 माइनस करो, बाकी का जो बचा हुआ तुम्हारा गेन है वो कितना आ रहा है, तुम्हारा बचा कुचा गेन 1612.91। अब ये देखो कि तुमने शॉर्ट टर्म के लिए होल्ड किया इसको या लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड किया। शॉर्ट टर्म के लिए होल्ड किया तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन लगेगा, लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड किया तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन यहाँ पे लगेगा। आया समझ में? मैम बॉन्ड की 3 इयर्स होगा ना, तो वही बोल रही हूँ, शॉर्ट टर्म है या लॉन्ग टर्म उसके अकॉर्डिंग देखना। बॉन्ड का 3 इयर्स है, ठीक है, डन। तो ये तुम्हारा क्या है, प्रोवाइजो नंबर 5। तो अभी तक अपन ने कितना कर लिया, कैपिटल गेन असेट क्या होती है, तो कैपिटल एसेट में स्पेसिफिक वो यूलिप याद रखना, वो नया है। यूलिप में मैं क्वेश्चन पूछूं तो यूलिप ने ऐसा बोला था कि जहां पे 1010D नहीं लगेगा, वहां पे लैंग्वेज तो ये समझ में आ रही थी कि वहां यूलिप लगेगा, पर यूलिप 2.5 लाख तक तो लगता ही नहीं अगर आपका प्रीमियम 2,50,000 इन सिंगल या एग्रीगेट पे होता है। तो यूलिप सिर्फ तब लगेगा जब आपने इस एग्रीमेंट को कब किया है, फरवरी 2021 या उससे बाद में तुमने क्या किया है, इस एग्रीमेंट में एंटर हुए हो। तो इसका मतलब भले ही 2.5 लाख के ऊपर तुम पे कर रहे थे प्रीमियम, लेकिन फरवरी से पहले तुमने ये लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी ली है। तो अगर फरवरी से पहले ये लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी ली है तो तुमको 1010D एक बार देखना पड़ेगा। फरवरी के बाद 1010D नहीं देखोगे सिर्फ उन जगहों पे, किस जगहों पे, जहां 2.5 लाख के ऊपर जा रहे हो और यूलिप है। मैम यूलिप नहीं होगा तो, यूलिप नहीं होगा तो फिर तुम्हारा यूलिप का सेक्शन ही नहीं लगेगा। मतलब यूलिप क्या है, ऐसी इंश्योरेंस कंपनी में तुम पैसा लगा रहे हो जो आगे जाके म्यूचुअल फंड में लगाएगी, पर मैं ऐसी इंश्योरेंस कंपनी में पैसा लगा रही हूँ जो आगे जाके म्यूचुअल फंड में पैसा ही नहीं लगाएगी।
वो नॉर्मल शेयर सिक्योरिटी से काम चलाएगी, तो ये यूलिप के सेक्शन में 2.5 लाख वाले कतई नहीं आएंगे, चाहे फरवरी से पहले या फरवरी के बाद में। क्या ये बात समझ में आई? 2.5 लाख का पॉइंट उसमें इंपॉर्टेंट है, फरवरी की डेट इंपॉर्टेंट है, और यूलिप होना चाहिए। कीमन इंश्योरेंस पे तो 1010D लगता ही नहीं है, तो जब 1010D की बात ही नहीं आती कीमन इंश्योरेंस पे, तो ये देखो कीमन इंश्योरेंस यूलिप वाली से लिया कि अदर देन यूलिप वाली से लिया, कहीं से भी लोगे या तो वो यूलिप में टैक्सेबल हो जाएगा, या तो वो नॉर्मली भी ऐसे ही टैक्सेबल होता ही है वो। तो कीमन इंश्योरेंस तो कुछ सोचने की बात ही नहीं, वो तो एनी हाउ भी टैक्सेबल रहता है, चाहे अदर सोर्स में हो, चाहे सैलरी हेड में हो, या फिर वो बिजनेस एंड प्रोफेशन में टैक्सेबल हो, वो तो ऑलवेज ही हमारा क्या था, टैक्सेबल था। जो इम्पोर्टेंट था वो ये था, बाकी सिंपल सा था तुम्हारा। हमने होल्डिंग पीरियड देखा था, तो होल्डिंग पीरियड क्या 3 इयर्स, 2 इयर्स, 1 ईयर्स था। 1 ईयर के रिस्पेक्ट में देखा, रिकॉग्नाइज्ड क्या होने चाहिए, सिक्योरिटीज होनी चाहिए, शेयर्स होने चाहिए, लेकिन यूनिट नहीं चाहिए। यूनिट हो सकता है कौन सा, म्यूचुअल फंड या फिर यूटीआई का यूनिट हो सकता है, फिर 0 कूपन बॉन्ड हो सकता है, फिर 2 साल में क्या अनरिकॉग्नाइज शेयर्स ही चाहिए, अनरिकॉग्नाइज शेयर्स या फिर रिमूवेबल प्रॉपर्टी, और 3 साल में बाकी सारी चीजें, अनरिकॉग्नाइज यूनिट्स चले गए, बाकी सारी चीजें यूनिट्स चले गए, कहाँ पे, तुम्हारे 3 साल के अंदर। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं। 7 प्रोवाइजो क्या है, हम ऑलरेडी कर चुके हैं 7 प्रोवाइजो भी, कि अगर तुमने कैपिटल गेन पे एसटीटी पे किया है तो भैया तुमको इसका कोई बेनिफिट यहाँ नहीं देंगे। स्टॉक इन ट्रेड पे एसटीटी पे करते तो तुमको एज एन डिडक्शन वो मिल जाना था। ठीक है, अब सेक्शन नंबर 55 थोड़ा सा भी क्विकली देखना स्टार्ट करना, ये सारी चीजें तुम्हारी आईपीसीसी वाली ही है। ठीक है, जहां नया आएगा मैं ऑटोमेटिक उसको स्लो कर दूंगी। कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या, देखो भाई तुमने कल ही मेरे से सीखा कि तुम क्या कर रहे हो, यहाँ पे सिर्फ सेल्स माइनस कॉस्ट कर रहे हो, जिससे तुमको कैपिटल गेन मिल जाता है। सेल्स माइनस कॉस्ट करते हो, तुमको क्या मिल जाता है, कैपिटल गेन। सबसे पहले अभी आ रहा है ये बताने के लिए कि भाई कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन होता क्या है, तो आज हमको सेक्शन नंबर 55 समझना है कि कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या क्या है। कैपिटल गेन के रिस्पेक्ट में 2 चीज ऑलरेडी कर चुके हो, कि लॉन्ग टर्म होगा या शॉर्ट टर्म होगा वो कैसे पता चलेगा, तो उसको हमने देख लिया, हमने पीरियड ऑफ होल्डिंग के बेसिस पे देखना है। तो आते हैं सेक्शन नंबर 55 पे। सेक्शन नंबर 55 सबसे पहले बोलता है गुडविल ऑफ बिजनेस और प्रोफेशन। पहले प्रोफेशन नहीं था, पहले यहाँ पे प्रोफेशन नहीं था, अब बोलते हैं चाहे गुडविल बिजनेस का हो या फिर गुडविल क्या हो तुम्हारे प्रोफेशन का, दोनों को कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन में लिया जाएगा। पहले गुडविल अगर प्रोफेशन का होता था तो कोई कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन नहीं था, पूरा की पूरा क्या होता था उसका, सेल्स टैक्सेबल। अब इसका कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन लेंगे। तुम्हें क्या लगता है ऐसा क्यों हुआ होगा, क्यों यहाँ पे प्रोफेशन नाम का वर्ड ऐड किया गया? तुमने गुडविल वाला पॉइंट पहले किया है, उससे लिंक करके कोशिश करो बता पाओ। हम डेप्रिसिएशन में पढ़ा था पिछली बार। पढ़ा था, लेकिन अब उसको लिंक करके बताओ कि क्या था वो, क्या था उसके अंदर जिसके कारण ये कहीं ना कहीं तो उसी के कारण आया, ये परचेस ऑफ प्रोफेशन भी उसका ही रीजन है। पहले वो अमेंडमेंट बताओ, वो अमेंडमेंट क्या था? कि मैम डेप्रिसिएशन जो है वो अलाउ नहीं करेंगे। किस पे? क्या कहते हैं, गुडविल की वैल्यूएशन के ऊपर। गुडविल वैल्यूएशन 21 से गुडविल जो हमारी बुक्स में ऑलरेडी है हटाएंगे मैम हम लोग। तो यहाँ पे वही लिखा था कि गुडविल, वहां ये लिखा था कि गुडविल प्रोफेशन की होगी कि गुडविल बिजनेस की होगी, कुछ नहीं लिखा था। अब सुनना, उस वक्त पुराने जमाने की बात कर रहे, जब तुम गुडविल खरीद के लाते थे, ठीक है, खरीद के लाते मतलब किसी का बिजनेस खरीद लिया, गुडविल परचेस कर ली, तो गुडविल जब तुम वहां पे खरीद के लाते थे तो तुम्हारा WDV उसका नील ही रखते थे। अगर वो प्रोफेशन का था तो प्रोफेशन का तो WDV कभी वहां इंक्लूड हुआ ही नहीं। तो वहां पे जब तुम गुडविल वापस क्या कर रहे हो, हटा रहे हो अपने WDV में से, ब्लॉक ऑफ एसेट में से, तो वो बिजनेस की ही गुडविल हटती थी। वो क्या हटती थी, बिजनेस की, क्योंकि जब तुम समझो प्रोफेशन की गुडविल जो है वो नील मान के बैठे थे, तुमको देते ही नहीं थे,
तो जब तुम खरीदते भी थे तो तुम्हारे WDV में तो वो नील ही आएगी ना। क्या ये बात समझ में आई? तो इसका मतलब हाँ, बाय डिफॉल्ट तुम जो गुडविल वापस निकाल रहे हो ना अपने बिजनेस से, वो सिर्फ बिजनेस की ही है, गुडविल ऑफ बिजनेस, वो भी जो तुमने परचेस किए। सेल्फ जनरेटेड को भी वो नील लेते थे। अब क्या हो गया, अब बोलते देखो हम तुमको उस पर डेप्रिसिएशन तो देने वाले नहीं है, पर हाँ ये कर सकते हैं कि इसको कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन तो हम तुमको बना के दे सकते हैं। मतलब सेल करो, अब वो जो WDV तुमने निकाला उसको क्या करोगे, रखोगे अपने पास? तो बोलते हैं उसको जब सेल करोगे तो सेल करते वक्त हम क्या बोलते हैं, लो भाई तुम उसका कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ये जो हम दे रहे ना वो मान लेना। तो इसका मतलब अब जब सेल करोगे वो वाली गुडविल बिजनेस वाली होगी तो भी सेल्स माइनस WDV, और वो जो नील वाली है जिसको तुम हटा भी रहे थे ना तुम्हारे ब्लॉक ऑफ एसेट से तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा था, पर वो वाली गुडविल को भी अब वो क्या बोलते हैं कि जितने में तुमने एक्वायर किया था लो वही इसका कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन है। क्योंकि इन्होंने ये लिखा है कि अभी कि गुडविल बिजनेस का या प्रोफेशन का कब से कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन इंक्लूड की जाएगी वो नहीं लिखा है, पर ये लिखा है कि कब से डेप्रिसिएशन नहीं मिलेगा। तो अगर तुम्हारे ब्लॉक ऑफ एसेट में प्रोफेशन की गुडविल थी, तुम उसको निकालो नहीं निकालो फर्क कुछ नहीं पड़ा, लेकिन अब ये हो गया कि प्रोफेशन की जो गुडविल है उस पर तुमको क्या मिल जाएगा, ओवरऑल कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन उसका मिलेगा। सेल्फ जनरेटेड गुडविल तो आज भी नील है, पर वो गुडविल जो तुम खरीद के लाते थे, तो खरीद के लाई गुडविल ना पहले कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन अलाउ नहीं होता था। अब बोलते हैं अगर तुम खरीद के ला रहे हो प्रोफेशन की गुडविल तो उसका भी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन तुमको अलाउ किया। इसका मतलब वहां पे जब तुम गुडविल ऑफ प्रोफेशन खरीद के लाते थे तुम उसके अंदर डालते थे सेल्फ जनरेटेड नहीं, वो अगर यहाँ नहीं लिखते ना तो तुमको उसका कुछ कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन का बेनिफिट भी नहीं मिलता। तुम्हारी गुडविल ऑफ प्रोफेशन उस वक्त तुम खरीद के लाए, तुमने ब्लॉक ऑफ एसेट में डाल दी थी, तुमने आज उसको वापस निकाल लिया। अब क्या करें इसका, ये तो वेस्ट होनी थी क्योंकि तुम इसको बेचते भी तो पूरा की पूरा सेल्स प्राइस पे तुमको कैपिटल गेन देना पड़ता। तो फिर इन्होंने बोला कि देखो बिजनेस में तो हमको शुरू से ही कोई दिक्कत नहीं थी, अब प्रोफेशन वाली भी जो तुम्हारी गुडविल होगी उसका कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन तुमको अलाउ करेंगे। मतलब वहां पे जो तुम WDV निकाल रहे थे ना उसको हटा हटा के, तो प्रोफेशन के लिए भी बोला कि वो तुमको क्या होगी, अलाउ होगी। एक मिनट, आया? तो दिस इज द काइंड ऑफ अमेंडमेंट, वो तुम्हारा जो गुडविल का हुआ ना उस गुडविल के अमेंडमेंट को वो यहाँ लेके आए कि लो भाई प्रोफेशन में भी जो तुम्हारा कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन अब निकला ना हम उसको अलाउ करते, पर सेल्फ जनरेटेड आज भी नहीं देंगे। तुमने खुद ने जनरेट की, तुम तो बोलोगे इतनी महंगी है, हम उसको नहीं मानते। सिर्फ जो परचेस करके रखी थी उसको लो भाई हम यहाँ लिख रहे हैं कि उसका एज ए WDV जो भी निकलेगा ना तुम्हारा जब तुम ब्लॉक ऑफ एसेट से बाहर कर रहे हो उसको, तो वो तुम्हारा कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन बन जाएगी। और आगे भी कोई गुडविल खरीदते हो, चाहे बिजनेस की खरीदो चाहे प्रोफेशन की करो, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन तो मानेंगे लेकिन डेप्रिसिएशन नहीं देंगे। मतलब प्रोफेशन के लिए तो एक्सक्लूसिव हो गया ना, जब वहां पे डेप्रिसिएशन वहां पे क्या होता था, डेप्रिसिएशन मिलता है तो प्रोफेशन की गुडविल परचेस करने पे तो तुमको कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन नहीं देते थे। अब कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन दे रहे तो वहां तो सबके लिए गुडविल ही हटा दी, डेप्रिसिएशन हटा दिया। क्या ये बात समझ में आई? आया? तो अब सीधी सी बात है, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन गुडविल का हो, गुडविल ऑफ बिजनेस हो, गुडविल ऑफ प्रोफेशन हो, सब कुछ अलाउ है जितने में तुम खरीद के ला रहे हो। सेल्फ जनरेटेड अलाउ नहीं होगी, न तब थी न अब होगी। फिर इसके बाद बोलते हैं यहाँ पे ये जो नोट नंबर 3 ना वो गुडविल वाला, ये जो तुम ऑलरेडी पूरा गुडविल समझ चुके हो ना, ये उसी के रिस्पेक्ट में देके रखा है नीचे। इन केस ऑफ गुडविल ऑफ बिजनेस प्रोफेशन इन रिस्पेक्ट ऑफ विच डेप्रिसिएशन तुमने ऑब्टेन किया था प्रीवियस ईयर 1920 तक, उसकी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या रहेगी, जो तुम्हारी 1920 को WDV आ रही है ना, अब वो उसकी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन मानी जाएगी। वहां पे किया था अपन ने कि डेप्रिसिएशन माइनस कर करके निकालो, आज 19-20 को उसकी WDV क्या है। अब आज से
वही उसकी क्या है, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, क्योंकि डेप्रिसिएशन तो दे चुके हैं यहाँ तक, आगे तो बस इसी को लेना और यही कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन मान लेना। ठीक है, चलो बोनस शेयर, तो बोनस शेयर के रिस्पेक्ट में बोलते हैं भैया अगर तुमने 1/4/2001 के पहले खरीदे थे तो जो फेयर मार्केट वैल्यू 1/4/2004 को होगी वही बोनस शेयर की कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन होगी, और 1/4 के बाद खरीदा है नील है बोनस शेयर के लिए वैल्यू। ठीक है, अब इसमें यहाँ पे जो लिखा है ना 112A अप्लाई ऑन कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, ये अभी हम आगे जब 112A करेंगे तब इसका लॉजिक क्या फेयर मार्केट वैल्यू का मैं वहां पे बताऊंगी। ठीक है, फिर राइट शेयर का क्या है, राइट शेयर को स्टार मार्क करो, इसका क्वेश्चन एमसीक्यू टाइप भी आ सकता है। तो राइट शेयर के लिए बोलता है कि देखो भैया राइट शेयर का मतलब क्या, तुमको प्रिविलेज मिला है, तुम्हारे पास ऑलरेडी शेयर्स हैं तो तुमको वो प्रिविलेज दे रहे हैं। क्या प्रिविलेज दे रहे हैं तुमको, कि तुम चाहो तो हे शेयरहोल्डर तुम क्या खरीद लो, ये सस्ते दामों पे ये शेयर्स खरीद लो, तो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या होगी, जितना तुमने पे किया। ठीक है, पर किसी और को देंगे मैम तो सपोज करो मेरा राइट था, मैंने प्रियंका को बेच दिया, तो सबसे पहले वो मुझे भी कुछ देगी और कंपनी को भी उसको शेयर का प्राइस पे करना पड़ेगा, तो हम दोनों को वो जितना पे कर रही है वो क्या हो जाएगा, उसका कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। क्या ये बात समझ में आई? फिर इसके बाद इन द हैंड्स ऑफ परचेसर, एक बार ये पढ़ लो। फिर डीम्यूचुअलाइजेशन पे क्या बोलते हैं भैया, स्टॉक जब कन्वर्ट हुआ ना, पहले स्टॉक क्या था एओपी बीवाई के फॉर्म में था, अब कॉर्पोरेटाइजेशन हुआ, तो जो असेट्स वो वहां से उठा के लाए यहाँ पे, जो उनकी डब्ल्यूडीवी थी वही यहाँ पे क्या है उसकी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। लेकिन ट्रेडिंग राइट ये कोई असेट नहीं है, ये कोई कैपिटल असेट नहीं है, तो ट्रेडिंग राइट जो मिल रहे हैं तुमको वो नील पे जाएंगे। एक बार इसको देखो मैं, एक बार ये 5th पॉइंट देखो, क्या ये हमने कल किया कि अगर आप असेट एक्वायर कर रहे हो 1/4/2001 के पहले, तो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन या फेयर मार्केट वैल्यू विच एवर इज हायर। अब देखो भाई कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन एंड फेयर मार्केट वैल्यू विच एवर इज हायर क्यों, सपोज करो मैंने क्या किया, सपोज करो मैंने असेट खरीदी थी 1990 को कितने की, 10 लाख की। अब 1/4/2001 को इसकी वैल्यू कितनी हो गई, 15 लाख। तो बोलते हैं इन दोनों में से हायर तुम लोगे ना, ऑब्वियसली तुम तो हायर ही लोगे, तुमको सेल्स में से कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन माइनस करना, तो तुम ये माइनस करना पसंद करोगे कि ये माइनस करना पसंद करोगे, ऑब्वियसली हायर पसंद करोगे, जिससे तुम्हारा कैपिटल गेन कम आएगा। तो बोलता है कि यहाँ तक तुम क्या करना, विच एवर इज हायर ले लेना, यहाँ तक क्या करना, विच एवर इज हायर ले लेना, तो ऑटोमेटिकली यहाँ तक का तो इंडेक्सेशन मिल ही गया ना तुमको। यहाँ तो ऑलरेडी फेयर मार्केट वैल्यू है इस दिन की, तो फेयर मार्केट वैल्यू का मतलब क्या है, इंक्रीज्ड वैल्यू। आई बात समझ में? फिर इसके बाद यहां से इसके आगे का जब भी तुम 2022 में सेल कर रहे हो तो यहां से यहां तक का इंडेक्सेशन देते रहो। आया? डन? कोई डाउट तो नहीं है, आगे बढ़ जाऊं। अब मैम अगर ये इमूवेबल प्रॉपर्टी है तो याद करो हर बार इमूवेबल प्रॉपर्टी में तुमको क्या देखना होगा, एसडीवी। इन केस इमूवेबल प्रॉपर्टी, इन केस ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी अगर एसडीवी 1/4/2001 की अवेलेबल है, इनने ना पिछले साल एक अमेंडमेंट किया है, तो देखो 1/4/2001 की बात कर रहे हैं, 1/4/2001 को आपकी जो एसडीवी है इमूवेबल प्रॉपर्टी की, अगर वो इस दिन इमूवेबल प्रॉपर्टी या फिर जो भी आपकी प्रॉपर्टी है उसकी क्या है, अगर एसडीवी अवेलेबल है, तो बोलता है देन फेयर वैल्यू एज ऑन 1/4/2008 शुड नॉट बी मोर देन एसडीवी।
तो यहाँ पे क्या बोलता है, अगर 1/4/2001 को एसडीवी अवेलेबल है तो कंपेयर करो एसडीवी को फेयर मार्केट वैल्यू से। तो बोलता है कि अगर इमूवेबल प्रॉपर्टी की एसडीवी है तो वो बोलता है कि जो फेयर मार्केट वैल्यू होगी एज ऑन 1/4/2001 शुड नॉट बी मोर देन एसडीवी। तुम्हें इन शॉर्ट क्या करना है, एसडीवी को इग्नोर करते हुए चलना है अगर ये ज्यादा है तो। इफ माई एसडीवी इज ग्रेटर देन फेयर मार्केट वैल्यू तो हम इसको क्या करेंगे, एसडीवी को इग्नोर करेंगे। ठीक है, पर मैम उल्टा हो जाए तो फेयर मार्केट वैल्यू कम ज्यादा है, एसडीवी छोटी है, तो क्या करोगे? इसने तो ये लिखा है कि फेयर मार्केट वैल्यू से ऊपर एसडीवी हो तो उसको इग्नोर करना। ये लिखा है कि फेयर मार्केट वैल्यू से कम एसडीवी हो तो इग्नोर करना, ये लिखा है क्या? तो इसका मतलब तब तुम्हें क्या लेना पड़ेगा, एसडीवी। ठीक है, पर ये कब, अगर एसडीवी अवेलेबल है तो। मैम एसडीवी ही अवेलेबल नहीं है हमारे पास, जब एसडीवी अवेलेबल ही नहीं तो फेयर मार्केट वैल्यू ही होलसेल कंसीडर होगा ना। आया? एग्जाम्पल जल्दी से चेक करो, 1 2 3 4। मैम मैम हाँ मैम ये बोल सकते हैं कि अगर 1/4/2001 की एसडीवी हो तो फिर एसडीवी ही लेंगे फेयर नहीं, मार्केट। पर अगर एसडीवी फेयर मार्केट वैल्यू से ज्यादा है तो यू हैव टू इग्नोर एसडीवी, फेयर मार्केट वैल्यू पे ही आना पड़ेगा। देखो यहाँ क्या लिखा है, अगर इमूवेबल प्रॉपर्टी, ठीक है, उसकी एसडीवी है तुम्हारे पास 1/4/2001 की और वो एसडीवी फेयर मार्केट वैल्यू से ज्यादा है तो तुमको क्या लेना है, शुड नॉट बी मोर देन एसडीवी। लिखा है ना कि फेयर मार्केट वैल्यू एसडीवी से ज्यादा नहीं हो सकता। फिर से पढ़ो, इन केस इमूवेबल प्रॉपर्टी, इफ एसडीवी as on 1/4 is available then fair market value as on 1/4/2001, fair market value किससे ज्यादा नहीं हो सकती, एसडीवी से ज्यादा तुम्हारी फेयर मार्केट वैल्यू नहीं हो सकती। क्वेश्चन नंबर 1 देखो, बीबी ने क्या किया, मिस्टर बीबी ने एक्वायर की एक हाउस प्रॉपर्टी। सबसे पहली चीज ध्यान रखो, ये पूरी कहानी सिर्फ इमूवेबल प्रॉपर्टी के रिस्पेक्ट में है, मूवेबल प्रॉपर्टी पे एसडीवी का क्वेश्चन भी अराइज नहीं हो सकता, ये बात तो समझते हैं अपन। तो बोल रहा है बीबी ने एक्वायर किया हाउस प्रॉपर्टी 16th of July 1992 को 2 लाख का। ठीक है, देखो भाई 1/4/2001 से पहले एक्वायर हुआ है तभी तो तुम ये रूल लगाओगे। तो हाँ भाई, प्रॉपर्टी 1/4/2001 से पहले एक्वायर हुई तब 2 लाख रुपए की थी और आज उसकी फेयर मार्केट वैल्यू 1/4/2001 को 4,50,000। एसडीवी भी है, आई हैव एसडीवी। तुम अब मैम कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या माने, कंपेयर करते हैं हम एसडीवी एंड फेयर मार्केट वैल्यू को। एसडीवी कितना लिखा है इसने, एसडीवी लिख के रखा है 3,60,000। फेयर मार्केट वैल्यू कितना लिखा है, 4,50,000। मेरा रूल ये कहता है कि फेयर मार्केट वैल्यू शुड नॉट बी मोर देन एसडीवी। एसडीवी से ऊपर फेयर मार्केट वैल्यू नहीं जानी चाहिए। क्या यहाँ पे फेयर मार्केट वैल्यू एसडीवी से ऊपर जा रही है? यस। तो बोलता है क्या करो, अगर ऐसा केस है तो तुम एसडीवी को ही चूज करोगे। तो यहाँ पे देखो लिखा है 3,60,000।
फिर उल्टा हो जाए, क्या हो जाए, सपोज मैं इसको उल्टा कर देती हूँ, इसी केस में हम क्या करते हैं, अब इसको 4.5 ले लेते हैं और इसको 3.6 ले लेते हैं। तो क्या बोलता है, अगर तुम्हारे फेयर मार्केट वैल्यू से ज्यादा एसडीवी है, तुम्हारे फेयर मार्केट वैल्यू से ज्यादा एसडीवी, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। ऐसा लिखा है, देखो क्या लिखा है, इन केस ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी इफ एसडीवी ऑन 1/4/2001 अवेलेबल, देन फेयर मार्केट वैल्यू एज ऑन 1/4 शुड नॉट बी मोर देन एसडीवी। ये भी एसडीवी से ज्यादा होनी नहीं चाहिए। तो इसका मतलब तुम्हें फिर से तो फिर फेयर मार्केट वैल्यू ही लेना पड़ेगा। एक बार क्वेश्चन नंबर 2 पे आओ। यहाँ पे क्या लिखा है, बीबी लिमिटेड ने एक्वायर किया हाउस प्रॉपर्टी, ठीक है। कब एक्वायर किया, 16/7/2000 को, वही 2 लाख रुपए की एक्वायर की। फेयर मार्केट वैल्यू अब 4,50,000 है एंड एसडीवी कितना है, 7,50,000। अब ये वही कंडीशन है, 7,50,000 एसडीवी इज ग्रेटर देन माई फेयर मार्केट वैल्यू। तो यहाँ पे क्या बोला है, नहीं हो सकता ऐसा कि एसडीवी ग्रेटर हो, फेयर मार्केट वैल्यू छोटी हो। तो एनी हाउ मेरे को फिर से कहाँ आना पड़ेगा, फेयर मार्केट वैल्यू पे ही आना पड़ेगा। क्या ये बात समझ में आई, बोलो। इसका मैं भी एक नटशेल देती हूँ तुमको पहले, लेकिन ये समझ में लैंग्वेज के हिसाब से क्या बोला। पहली चीज कि तुम्हारी अगर फेयर मार्केट वैल्यू ग्रेटर देन एसडीवी है, ठीक है, फेयर मार्केट वैल्यू क्या है, ग्रेटर देन एसडीवी, तो बोलता है कि भैया तुम्हारी एसडीवी कभी भी क्या नहीं होनी चाहिए, फेयर मार्केट वैल्यू जो है, फेयर मार्केट वैल्यू से ज्यादा तुम्हारी एसडीवी नहीं होनी चाहिए। ये चीज समझ में, उनकी सीधी लैंग्वेज, कि तुम्हारी जो भी फेयर मार्केट वैल्यू उससे ज्यादा एसडीवी नहीं होना चाहिए, उस एसडीवी को इग्नोर करना। क्या लोगे, फेयर मार्केट वैल्यू। पहला समझ में आया? और दूसरा भी क्या बोल रहा है वो, अगर तुम्हारी एसडीवी से ज्यादा फेयर मार्केट वैल्यू है, वो चल रहा है उसको, तो एनी हाउ देखो ना, एसडीवी से ज्यादा अगर फेयर मार्केट वैल्यू हो चाहे कम हो, लेना तो तुमको फेयर मार्केट वैल्यू ही इसमें, दोनों तरफ से ले तो तुम फेयर मार्केट वैल्यू ही रहे हो। क्या ये बात समझ में आई तुमको? एक बार एक काम करो, उस लैंग्वेज को पढ़ो और मैं एक शॉर्ट फॉर्म में तुमको ये चीज लिखवा दूं। मैम ऊपर तो ये लिखा है कि एफएम भी ज्यादा नहीं होनी चाहिए एसडीवी से। फेयर मार्केट वैल्यू शुड नॉट बी मोर देन एसडीवी। हाँ, वो बोलने में शायद मुझसे कुछ मिस्टेक यस हुई, मैम, आपने बार वही। बार यही बोला कि एसडीवी शुड नॉट बी मोर देन फेयर मार्केट वैल्यू। नहीं, जब पढ़ रही थी वो सही बोल रही थी, अभी गलत हुआ। वो बोल रहा है इमूवेबल प्रॉपर्टी है, मैं तुमको शॉर्ट में लिख के देती हूँ इसको चार्ट बना के।
तुमने ये लिख लिया? मैं नेक्स्ट पेज पे कंटिन्यू करूं? यहां तक लिख लिया? लास्ट लाइन है। कर दूं टर्न? यस।
लिख लिया तो समझाऊं। हो गया? अब सुनो भाई, सीधी सी बात है, वो क्या बोल रहा है, देखो तुम समझो, गवर्नमेंट बोल के बैठी है एसडीवी कितना है, 3,60,000। ठीक है, गवर्नमेंट ने खुद ने उस दिन के लिए बताया है कि तुम्हारा स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू कितना होगा, इतना। तो फिर तुमको हम कैसे ज्यादा कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन पे लाने देंगे इसको, क्योंकि फेयर मार्केट वैल्यू ही तुम्हारा कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन बनता है। जो तुम्हारा फेयर मार्केट वैल्यू है वही तुम्हारा कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन बनता है ना। तो बोलते हैं जब गवर्नमेंट बोल के बैठी है कि इतना होगा तो हम कैसे इससे ज्यादा जाने देंगे, नुकसान हो जाएगा ना इनको, तुम्हारा कैपिटल गेन कम हो जाएगा अगर कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन बढ़ गया तो। प्रियंका, गेटिंग दिस थिंग? तो यहाँ पे वो बोलते हैं कि ये जो 3,60,000 है इसी को ले लो भैया, हम इससे ज्यादा तो जाने नहीं देंगे क्योंकि गवर्नमेंट ने ये फिक्स किया है। तो यहाँ पे लॉजिक लिखो, गवर्नमेंट ऑलरेडी फिक्स्ड। तो अगर कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन बढ़ गया तुम्हारा तो उनका कैपिटल गेन कम हो जाएगा। ठीक है, दूसरा, अब मैम एसडीवी कम है, फेयर मार्केट वैल्यू ज्यादा है। एसडीवी क्या है, कम है, सॉरी एसडीवी ज्यादा है, फेयर मार्केट वैल्यू तुम्हारी क्या आ रही है, कम आ रही है। तो अब इस केस में क्या हो रहा है, देखो पहले तो बोला जब गवर्नमेंट फिक्स करके बैठी है तो तुमको वही लेना है। इन शॉर्ट ये चाहते हैं कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन टू द मिनिमम रहे। इनका एक ही लॉजिक क्या है, हमको कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन मिनिमम रखना है, ये मिनिमम रहेगी तो कैपिटल गेन तुम्हारा क्या होगा, कम आएगा, मैक्सिमम आएगा। हेलो, हाँ, ये जो तुम्हारा कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन है, ये जो तुम्हारा कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन है, जितना तुम्हारा कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या होगा, कम रहेगा, उतना उनको क्या रहेगा, फायदा रहेगा। ये चाहते हैं कि कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन को मिनिमम रखो, क्यों, जितना मिनिमम कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन रहेगा उतना क्या होगा, कैपिटल गेन ज्यादा मिलेगा इनको। तो होलसेल इनका पूरे इसमें चाहते हैं कि कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या रहे, तुम्हारा मिनिमम रहे। ये मिनिमम तो इनका कैपिटल गेन क्या होगा, मैक्स मिलेगा। पहला लॉजिक इस पे बनाया है इन्होंने। तो जहां पे तुम्हारा एसडीवी कम है तो रहने दो वही कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, एसडीवी कम है तो उसी को कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन रहने दो, क्योंकि कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन मिनिमम मतलब कैपिटल गेन मैक्सिमम। क्या ये वाले का लॉजिक क्लियर हुआ? अब इसी को कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन को हम यहाँ पे अप्लाई करें, यहाँ तो सोचने वाली बातें ही नहीं रह गई। जब फेयर मार्केट वैल्यू भी वही, एसडीवी भी वही, सब कुछ वही है, तो फिर तो तुम सोच ही नहीं सकते कुछ और, वही कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन रहेगा तुम्हारा। आया यहाँ तक? अब यहां बोलते हैं कि फेयर मार्केट वैल्यू तो कम है लेकिन एसडीवी भी तुम्हारी क्या है, ज्यादा है। फेयर मार्केट वैल्यू कम है लेकिन एसडीवी क्या है, तुम्हारी ज्यादा है। तो अब देखो सबसे पहले तो ये क्या होगा तुम्हारा, फेयर मार्केट वैल्यू से क्या है, तुम्हारी एसडीवी ज्यादा है। अब देखो एसडीवी 7,60,000 और ये 4,50,000 है। यहाँ भी इनकी कोशिश रहेगी मिनिमम पे ही आने की। क्यों मिनिमम पे, जितना ये मिनिमम रहेगा ये मैक्सिमम रहेगा। तो यहाँ पे भी क्या बोलते हैं कि तो क्लियरली क्या लिखा है, फेयर मार्केट वैल्यू जो 1/4/2000 को होगी शुड नॉट बी मोर देन एसडीवी। उनको तो चाहिए ही था ना कि एसडीवी से ज्यादा नहीं होना चाहिए, तो है क्या यहाँ पे ये एसडीवी से ज्यादा नहीं है। तो यहाँ पे क्या हुआ, तुमने पहला तो वही स्टेप लगाई, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन पुराने डेट की कितनी है और 1/4 को कितनी है, विचएवर इज हायर, उसी को उठा के इसने बोला यही कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन बनाओ। इन शॉर्ट तुमको एक ही लॉजिक याद रखना, इनको कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन मिनिमम चाहिए, जितना ये मिनिमम रहेगा उतना ये उनका मैक्सिमम जाएगा। फिर सपोज करो मैम एसडीवी ही नहीं है, जब एसडीवी नहीं तो ये पूरा जो लॉजिक चल रहा है इसका काम क्या है, तुमको तो डायरेक्ट वही लगाना है, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन और 1/4/2001 व्हिचएवर इज हायर। और मैम ऐसा हो कभी
कि फेयर मार्केट वैल्यू एसडीवी एक्चुअल में जब हमने एक्वायर किया था ना उससे भी कम निकल रही है। प्रॉपर्टी की वैल्यू इतनी कम हो गई, जो जनरली बिल्कुल पॉसिबल नहीं है कि पुराना तुमने महंगा खरीदा और आज वो इतनी सस्ती हो गई, अंटिल वो हॉन्टेड हो जाए। ठीक है, तो यहाँ पे बोलते हैं कि अगर फेयर मार्केट वैल्यू से भी और एसडीवी से भी ज्यादा, तो तुम्हारी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन जो तुम पुराने जमाने में खरीदे थे वो ज्यादा थी, तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, तुम्हारा वही रूल लगेगा ना, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन और फेयर मार्केट वैल्यू विच एवर इज हायर, तो तुम्हारा पुराना वाला ही लो ना, तो लॉजिक ही नहीं लगेगी कुछ भी, क्योंकि तुम्हारा फर्स्ट स्टेप लग जाएगी ना, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ऑफ फेयर मार्केट वैल्यू विच एवर इज हायर वाली। आया समझ में? तो ये चार्ट को ढंग से बनाना, और लॉजिक एक ही है, हमको कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन मिनिमम रखना है और एग्जैक्ट रखना है। आया? ठीक है प्रियंका, चलो अब इसके बाद आते हैं हम कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट पे। कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट देखो भाई, सीधी बात है, मैंने तुम्हें बताया था कि 1/4/2001 के पहले, 1/4/2001 के पहले जो भी कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट होगा, ये क्या बोलता है उसको? इग्नोर। क्यों इग्नोर? समझो ना, अभी देखो ये तुम्हारी मूवेबल प्रॉपर्टी 1990 को खरीदी थी तुमने, 2001 में उसका फेयर मार्केट वैल्यू तुम चेक कर रहे हो, तो जब यहां से यहाँ तुमने फेयर मार्केट वैल्यू चेक किया, तो जो भी इंप्रूवमेंट इसमें किया होगा वो फेयर मार्केट वैल्यू में आ चुका है ना ऑलरेडी। तो अब यहाँ से यहाँ तक आके फिर से तुम क्या करोगे? तो बोलता है ये जो कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट है कैपिटल एसेट का, तो बोलता है कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट जो कैपिटल एसेट का 1/4/2001 से पहले किया, उसको हर केस में इग्नोर करेंगे, क्योंकि ऑलरेडी जब तुम यहाँ फेयर मार्केट वैल्यू पे ला चुके हो उसको, तो सब कुछ कंसिडर हो चुका है। आया समझ में? इसका मतलब मैम इसके बाद होगा कोई भी इम्प्रूवमेंट, अरे तो वो बोल रहा है ना वो कंसिडर करो, पहले का इग्नोर करना है। ठीक है, तो मैम इनटेंजिबल जो हमारी प्रॉपर्टी होती है, इनटेंजिबल प्रॉपर्टी कौन सी होती है? गुडविल, पेटेंट, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, फ्रेंचाइजी, उसका क्या? ऑलवेज नील। तो बोलता है इन केस ऑफ गुडविल ऑफ बिजनेस, पेटेंट, कॉपीराइट, राइट टू कैरी बिजनेस और प्रोफेशन, चाहे इंटेंजिबल का इंप्रूवमेंट बिजनेस वाले का किया हो या फिर इंटेंजिबल का इंप्रूवमेंट प्रोफेशन का किया हो, इन एनी केस इट वुड बी कंसिडर्ड एज नील। अभी इसका तुम एग्जांपल दे सकते? इंटेंजिबल का इंप्रूवमेंट क्या होता है? कोई एग्जांपल है? क्या होता है इंटेंजिबल का इंप्रूवमेंट? मैम साइंटिफिक रिसर्च में जो है क्या कहते हैं, पैसा लगाना, पेटेंट। तो कैपिटल हो गया, एक वो हो गया। इम्प्रूवमेंट बोल रहे, कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट की ऑलरेडी कोई चीज है उसी को तो इम्प्रूव करोगे। पहला कस्टमर के फीडबैक लेके जो है प्रोडक्ट में इम्प्रूवमेंट करना, प्रोडक्ट में इम्प्रूवमेंट करना। फिर सपोज करो मेरा लाइसेंस किसका था आज तक, सपोज करते मेरे को भी सिर्फ पढ़ाने का ही लाइसेंस था, मैंने थोड़ा सा और पैसा डाला और मैंने बोला कि मुझे पीडीएफ के नोट्स भी शेयर करने का लाइसेंस दो कि मैं ही ये शेयर कर सकती हूँ, तो मेरे इंटेंजिबल में इम्प्रूवमेंट करवाए। बोलो मैम 3D क्या कहते हैं, 3D में जो है समझाया, मतलब 3D वाला सेटअप लगाया समझाने। 3D, ये भी अच्छा है, 3D सेटअप लगाया, भगवान करे जल्दी हो जाए वो भी। ठीक है, तो ये सब क्या है? कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट इन द इंटेंजिबल प्रॉपर्टी, जिसका मिल रहेगा। फिर ये क्या है? IDS, इनकम डिस्क्लोजर, बहुत इजी है, सिर्फ समझना। ये उस टाइम की बात है, इनकम डिक्लेरेशन स्कीम की, जब डिमोनेटाइजेशन का टाइम आया था। ठीक है, इन्होंने, हाँ मैम इसमें गुडविल ऑफ बिजनेस है, इसमें प्रोफेशन ऐड नहीं करा। आगे करो, आगे जाओ। राइट टू कैरी ऑन एनी बिजनेस और प्रोफेशन। मैम ये तो राइट, वो वहां पे गुडविल था। तो जब तुमको मैं बेचती हूँ कोई चीज, तो आई एम गिविंग यू द राइट, तो मेरे राइट्स के साथ गुडविल भी आता है। ठीक है, तो यहाँ पे ये राइट्स है ना तुम्हारा, जब उसकी डेफिनेशन पे जाओगे किसकी, इंटेंजिबल प्रॉपर्टी की, तो उसमें लिखा है एनी अदर राइट टू कैरी बिजनेस एंड प्रोफेशन, और उसमें केस स्टडी बहुत सारी है, तो वो एनी अदर राइट में गुडविल भी इंक्लूड करते हैं। ठीक है, चलो अब आते हैं हम कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन पे। बहुत इजी है ये कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन इनकम डिक्लेरेशन स्कीम का। ये बोलता है जब मोदी जी ने डिमोनेटाइजेशन लेके आए थे, तो मोदी जी ने बोला था खुद आगे होके बता दो, तुम्हारे पास जितनी प्रॉपर्टी है, जितना कैश है, खुद आगे होके बता दो। तुम खुद आगे होके बताओगे तो सिर्फ 45% तुमसे टैक्स लेंगे,
लेंगे तो सही टैक्स, छोड़ेंगे नहीं, पर 45, क्योंकि तुम्हें पता हो आगे तुमने अभी एक आध थ्योरी में तुमको टारगेट क्लास का देती जाऊंगी, तो उसमें क्या लिखा है 69, 70, 80% भी टैक्स है। मतलब जितने की प्रॉपर्टी नहीं खरीदी पहले उतने का तो टैक्स भी दे के आओ उनको। तो यहाँ पे उन्होंने खुद ने एक वो बोला था कि आ जाओ हमको तुम बता दो कि तुम्हारे पास क्या क्या चीजें, तो 1 जून 2016 तक तुमको क्या करना था, अपना पूरा डिक्लेरेशन दे देना था। अब दो चीजें होंगी, बोलते हैं कि 1/6/2016 को तुम कैश भी बताओगे, तुम इमूवेबल प्रॉपर्टी भी बताओगे, सारी चीजें तुम बताओगे कि मेरे पास ये है। तो बोलता 1/6/2016 को जो फेयर मार्केट वैल्यू होगी वही तुम्हारा क्या माना जाएगा, तुम उसी पे टैक्स पे कर रहे हो, तो वही तुम्हारा कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन माना जाएगा, क्योंकि तुमने एक्चुअल टैक्स पे कब किया 1/6/2016, तब तक डिक्लेरेशन देना था, उस दिन 45% का टैक्स पे करोगे, तो जिसपे तुमने टैक्स पे किया वो तुम्हारा कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन बन जाएगा। ठीक है, तो ये तुम्हारा क्या है, इनकम डिक्लेरेशन की। लेकिन मैम यहाँ पे दिक्कत ये है कि दो चीजें होंगी, क्या, सपोज करो मैम मेरी इमूवेबल प्रॉपर्टी मैंने डिक्लेयर की, मूवेबल डिक्लेयर करो तो समझ में आता है कि उसी वक्त फेयर मार्केट वैल्यू जो होगा वो है। अब मेरी इमूवेबल प्रॉपर्टी रजिस्टर्ड भी हो सकती है पहले और मैंने डिक्लेयर नहीं किया, और अनरजिस्टर्ड भी हो सकती है। पीरियड ऑफ होल्डिंग का क्या करेंगे, रजिस्टर्ड होगी तो समझ में आता है पीरियड ऑफ होल्डिंग पुरानी ही चालू होगा जब खरीदी थी, पर अनरजिस्टर्ड पे तो रजिस्टर्ड ही नहीं की अभी तक प्रॉपर्टी, तो पीरियड ऑफ होल्डिंग कहाँ से स्टार्ट होगा, तब ये 1/6 से ही तुम्हारा क्या होगा, पीरियड ऑफ होल्डिंग स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, जल्दी से इसको एक बार रीड अभी करना चाहोगे कि आगे पढ़ा दूं, घर पे रीड करोगे बाद में? चलो, ये भी तुम कर चुके हो मेरे साथ, कौन सा है ये, कन्वर्जन ऑफ कैपिटल एसेट टू द स्टॉक इन ट्रेड। वहां पे पीजीबीपी में स्टॉक इन ट्रेड को कैपिटल एसेट में कन्वर्ट किया था, तब नोशनल गेन लिया था। अब इसको भी स्टार मार्क करो, ये भी इंपॉर्टेंट है। बोलता है देखो भाई, तुम्हारी कैपिटल एसेट तुमने स्टॉक इन ट्रेड में कन्वर्ट की, तो जिस दिन तुम कन्वर्ट करोगे, जिस दिन क्या करोगे, इसको कन्वर्ट करोगे, हम उस दिन टैक्स नहीं लेते तुमसे। हमें पता है कि स्टॉक इन ट्रेड 12 महीनों में लाइकली टू बी सोल्ड होता है, सेल हो जाएगा, जल्दी सेल हो जाएगा। तो जिस दिन कैपिटल एसेट में कन्वर्जन किया तुमने, क्या स्टॉक इन ट्रेड में कन्वर्जन किया कैपिटल एसेट का, उस दिन हमको नहीं चाहिए टैक्स। जिस दिन एक्चुअल में ये स्टॉक इन ट्रेड बिकेगा ना, हम उस दिन तुमसे टैक्स लेंगे। नाउ दिस आर कमिंग द एक्सेप्शंस। कौन से एक्सेप्शंस? हमने कहा था जिस दिन तुमने, जिस ईयर में कैपिटल एसेट ट्रांसफर की उसी ईयर में कैपिटल गेन लगेगा, पर ये एक्सेप्शन है। तुमने ट्रांसफर कब किया, याद करो 247 इंक्लूड्स कन्वर्जन, ट्रांसफर इंक्लूड्स कन्वर्जन आल्सो। बोलते तुमने कन्वर्ट किया, कन्वर्जन है मतलब ट्रांसफर है, तो कन्वर्जन है ट्रांसफर है, तो यहाँ पे बोलता है कि जिस दिन तुमने कन्वर्ट किया, ट्रांसफर तो उसी दिन हो गई थी प्रॉपर्टी, लेकिन जिस दिन एक्चुअल में सेल होगा उस दिन तुमसे क्या लेंगे, टैक्स लेंगे। तो देखो यहाँ पे क्या लिखा है, जिस दिन तुमने कन्वर्जन किया, जिस दिन कन्वर्जन किया उस दिन की फेयर मार्केट वैल्यू मानेंगे कि तुमको फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन वही मिला है, और तुम खरीद के कितने में लेके आए, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन माइनस करो, ये तुम्हारा क्या है, कैपिटल गेन निकाल लिया हमने। अब इसके बाद ये पीजीबीपी हेड की बात आ जाएगी। अब मैम जब हमने एक्चुअल में सेल किया इस स्टॉक इन ट्रेड को, तो वो सेल्स प्राइस और आज की जो फेयर मार्केट वैल्यू थी ना, वो तुम्हारा आगे जाके क्या बनेगा, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। क्यों ऐसा कर रहे हैं, क्योंकि जिस दिन तक वो कैपिटल एसेट में कन्वर्ट हुआ वहां का टैक्स वो लेंगे तुमसे, भले ही बाद में ले रहे। तो जैसे अभी तुमने इनकम डिक्लेरेशन में देखा था कि जिस दिन तुमने टैक्स पे किया उस दिन से ही तुम्हारा क्या होता है, फेयर मार्केट वैल्यू चालू होता है तुम्हारा। यहाँ भी वही करे, जिस दिन टैक्स पे कर रहे हो वही तुम्हारा स्टॉक इन ट्रेड का क्या है, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। बात समझ में आई? ये तुमने आईपीसीसी में भी करा है, लिख के बोलो तो लिख के बताऊं एक बार कि आ गया समझ में? शिवानी, मैम आ गया समझ में। ठीक है। दीपक किधर है? फिर मैम स्टॉक इन ट्रेड इनटू कैपिटल एसेट, ये तो हम वहां पे कर चुके। जब तुम्हारा स्टॉक इन ट्रेड कैपिटल एसेट में कन्वर्ट होता, पता नहीं भैया कब जाके बेचोगे इसको, कैपिटल एसेट बना के रखा है, तो पीजीबीपी में इसका फेयर मार्केट वैल्यू ले लेते हैं। याद है सेक्शन 28 में किया है, याद है? चलो
फिर इसके बाद तुम्हारा आता है, ये ऑलरेडी, ये आज रीड करके रखना, कन्वर्जन स्टॉक इन ट्रेड इनटू कैपिटल एसेट, ये पूरा हमने पीजीबीपी में ऑलरेडी कर लिया, इसको आज होमवर्क में रीड करके रखना। फिर इसके बाद आता है तुम्हारा कंपलसरी एक्विजिशन। कंपलसरी एक्विजिशन का क्या है, हमने बोला था जिस ईयर में कैपिटल एसेट ट्रांसफर होगी उसी ईयर में टैक्सेबल होगा। पहला तुम्हारा एक्सेप्शन क्या है, पहला एक्सेप्शन जब तुम उसको स्टॉक इन ट्रेड में कन्वर्ट करते हो, तुम अभी नहीं लेंगे तो तुमसे टैक्स, जिस वक्त ये बिकेगी उस वक्त लेंगे, पहला एक्सेप्शन। दूसरा, कंपलसरी एक्विजिशन में कब से समझा रही हूँ, टीडीएस से, कि आज कंपलसरी एक्विजिशन हुआ, कंपलसरी एक्विजिशन अंडर सेक्शन 247 इज अ ट्रांसफर, पर आज तुमने कंपलसरी एक्वायर किया तो आज टैक्स नहीं लेंगे तुमसे, जिस वक्त तुमको कंपनसेशन मिलेगा उस वक्त हम कैपिटल गेन तुमसे टैक्सेबल करवाएंगे। अब इसमें कहानी चलती, या तो तुम्हें लमसम कैपिटल गेन मिल जाएगा, लमसम जिस दिन मिला उसी दिन टैक्सेबल करो। मैम इंस्टॉलमेंट में मिलेगा, तो अब बताओ इंस्टॉलमेंट का क्या करें, पहला इंस्टॉलमेंट मिलते से ही टैक्सेबल करें कि लास्ट इंस्टॉलमेंट पे वेट करना है, बताओ, देखे बिना बताओ। कुछ तो याद है, कहीं तो पढ़ा था लास्ट इंस्टॉलमेंट, कहाँ पढ़ा था अपन ने? मैम आईटीसी में पढ़ा था। आईटीसी में पढ़ा था, और ये क्या चल रहा है, डीटी, है ना, वहां तो अलग ही चीज थी, आईटीसी लास्ट इंस्टॉलमेंट पे देंगे, पर तुमको लगता है टैक्स के लिए लास्ट इंस्टॉलमेंट तक वेट भी करेंगे? देते वक्त बिल्कुल आराम से, क्या जल्दी है, लेते वक्त जल्दी ही जल्दी है। तो यहाँ बोलेंगे पहला इंस्टॉलमेंट मिला तुम्हारे लिए, ये क्या हो गया, टैक्सेबल हो गया। अब सुनो, तुमको दुख है, क्या दुख है, हमारी एसेट 10 लाख पे तुम ले रहे हो, कंपलसरी एक्वायर करो, नहीं ये तो कम से कम 25 लाख मिलने चाहिए हमको, ज्यादा नहीं तो 25 लाख तो दो, मतलब एनहांस्ड कंपनसेशन चाहिए तुमको, तुम केस करने जाओगे। अब यहाँ पे एनहांस कंपनसेशन में बोलता है इंट्रीम तुमको कोई ऑर्डर आया ना, तो इंट्रीम ऑर्डर पे तुमसे क्या नहीं लेते, कोई टैक्स नहीं लेते, पर जब ये फाइनल ऑर्डर बन गया कि तुम्हें एनहांस कंपनसेशन मिलेगा, तो जितना एनहांस कंपनसेशन फाइनल पे तुमको मिला, एनहांस कंपनसेशन, वो जिस दिन मिलेगा उस दिन टैक्सेबल होगा। अब समझना, पहली बार 10 लाख उनने ऑफर किए और तुम्हें 10 लाख मिल गया 1 जुलाई को, उसी वक्त टैक्सेबल कर देंगे। अब जो 10 लाख मिला वो तुम्हारा फेयर वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन है, ये क्या है, तुमको जो पैसा मिला फेयर वैल्यू है, सेल्स कंसिडरेशन बोलते हैं उसको नॉर्मल। तुम जितने में भी असेट खरीद के लाए थे, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन माइनस किया होगा तुमने, या तो गेन या लॉस निकल गया। अब एनहेंस कंपनसेशन में तुम्हारे पास कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन माइनस करने के लिए नहीं है, क्योंकि ओरिजिनल में से वो ऑलरेडी माइनस हो चुका है। पहली बार 10 लाख इन्होंने एज ए सेल्स कंसिडरेशन दिया, तुमने कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन एडजस्ट करके गेन या लॉस निकाल लिया। अब 4 साल बाद एनहेंस कंपनसेशन मिल रहा है, तो फिर से कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन माइनस करने की गलती मत करना, वहां माइनस होगा सिर्फ लीगल एक्सपेंसेस, क्योंकि उसको करने के लिए लीगल एक्सपेंसेस करने पड़े, तो सेल्स कंसिडरेशन से रिलेटेड जो एक्सपेंस है वो माइनस होंगे, तो वहां नेट कंसिडरेशन पूरा टैक्सेबल है, नेट एक्सपेंसेस माइनस करने देंगे पर नेट टैक्सेबल। तो इंट्रीम ऑर्डर है फर्क नहीं पड़ता, फाइनल पे ही टैक्स होगा। इंस्टॉलमेंट है, पहले इंस्टॉलमेंट पे ही टैक्स लग जाएगा। एनहेंस कंपनसेशन जब मिलता है कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन तब माइनस नहीं होता, क्योंकि वो ओरिजिनल से ऑलरेडी सेट ऑफ हो चुका है। आया ये समझ में? आगे की डाउट है? तो 2 हो गए। फिर तीसरा आता है तुम्हारा क्या, ये क्वेश्चन इंस्टॉल, ये जो तुमको क्या हो रहा है ना, एनहेंस कंपनसेशन दे रहे हैं या कंपनसेशन दे रहे हैं, इन्होंने कहा था 3 महीने में तुमको कंपनसेशन हम दे देंगे 3 महीने में, नहीं दिया। कंपनसेशन 3 मंथ्स के अंदर उन्होंने नहीं दिया, तो जब उन्होंने 3 महीने के अंदर कंपनसेशन नहीं दिया तुमको, तो वो इंटरेस्ट देंगे तुमको। अब इस इंटरेस्ट पे क्या देंगे, वो डिडक्शन देते हैं, कितने परसेंट का, 50% का डिडक्शन मिलता है। तो 50% का इंटरेस्ट का डिडक्शन। अब ये इंटरेस्ट कौन सा है, इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटी है तुम्हारा, इंटरेस्ट अदर देन इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटी, तो 5000 की लिमिट इस पे क्या हो जाएगी, एप्लीकेबल, क्योंकि बैंक नहीं दे रहा, देने वाली गवर्नमेंट है, देने वाली गवर्नमेंट इंटरेस्ट अदर देन इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटी है, तो 5000 तक कोई टीडीएस नहीं, 5000 के ऊपर तुम्हारा टीडीएस यहाँ पे दीपक डिडक्ट होगा। तुम्हारा वहां का डाउट था ये, ठीक है। चलो
फिर इसके बाद आते हैं, हम सपोज करो सामने वाले की क्या हो गया, एनहेंस कंपनसेशन मिल रहा है और बेचारे की डेथ हो गई, तो क्या डेथ से हम भावुक हो जाएंगे? यहाँ पे कोई भावुकता नहीं, एक तो एनहांस कंपनसेशन लिया, तुम्हारी डेथ हो गई, तो बोलता है इफ ड्यू टू द डेथ ऑफ ट्रांसफरर एनहांस कंपनसेशन किसी और पर्सन को रिसीव होता है, तो वो दूसरा पर्सन जो है ना उसको भी कैपिटल गेन भरना पड़ेगा। गवर्नमेंट से तुमने एनहांस करके निकलवाया है ना, तो टैक्स तो भरोगे ही तुम, चाहे तुम रहो या ना रहो, पर तुम्हारा टैक्स तो रहेगा इस दुनिया में, ठीक है। फिर इसके बाद यहाँ पे आते, हाँ मैम जो ये टीडीएस कटेगा इसके एनहांस कंपोजिशन पे, वो रिफंड हो जाएगा जो 50% लगा के हम? नहीं 50% डिडक्शन करेंगे ये। देखो ये विनिंग फ्रॉम हॉर्स रेस नहीं है, ये क्या है, विनिंग फ्रॉम हॉर्स रेस वाला नहीं है कि तुमको ग्रॉस पे करेंगे। यहाँ पे बोल रहे 50% तुमको एज ए डिडक्शन अलाउ होगा। उन्होंने तो एनहांस कंपनसेशन का 5% तुम्हारा जो भी रेट है वहां पे 10% काट लिया। अब जब रिटर्न फिल करोगे, रिटर्न फिल करके तुम डिडक्शंस लोगे, सारी चीजें करोगे, तो हम नेट ही पे करते हैं ना, फिर हमको नेट ही पे करना है। ये पूरा थोड़ी ना ले रहे तुमसे, 10% ले रहे, एक्चुअल में तो ये नॉर्मल रेट पे टैक्सेबल है, टीडीएस तुम्हारा 10% है, तो नॉर्मल रेट उन्होंने 10% डिडक्ट कर लिया। अब जब एक्चुअल में इनकम टैक्स का कैलकुलेशन होगा, रिटर्न फाइल करोगे, डिडक्शन लोगे, तो या तो पेबल आएगा तुम्हारा या तो रिफंडेबल आएगा। तो जरूरी नहीं कि हमेशा रिफंडेबल ही है। हम रिफंडेबल आया था ना, तब पूछ रहा था मैं। हाँ, अगर रिफंडेबल आएगा तो फिर वो ऑब्वियसली रिफंड करते हैं ना। अपना भी देखो टीडीएस कट जाता है तो हम रिटर्न भर के रिफंड नहीं लेते। वो केस लॉ के थ्रू रिफंड मंगवाया था ना, वो कह रहे थे। केस लॉ के थ्रू मतलब वो कह रहे रेफरेंस लगा के, मतलब जो पीछे डिसीजन आए हुए हैं ना। रिसेंट, हाँ मतलब पीछे जो ऐसी मतलब जो सिमिलर डिसीजन आए हुए हैं ना कंपलसरी एक्विजिशन लैंड पे हाँ एग्रीकल्चर, हाँ, उस केस लॉ के थ्रू कह रहे हम तब रिफंड आया था पूरा का पूरा। तो वही ना, रिफंड तो देंगे ना वो तो किसी भी केस में देंगे भाई, जिसका टैक्स जितना लगना चाहिए उतना ही लगेगा। अगर उनने, देखो टीडीएस तो हमेशा ग्रॉस अमाउंट पे डिडक्ट होता है। अब तुम्हारी इनकम टैक्स का रिटर्न फाइल किया, रिटर्न फाइल करके या तो तुम्हारा पेबल निकलेगा या फिर रिफंडेबल निकलेगा। जब इनकम टैक्स का रिटर्न फाइल करो तभी तो तुम डिडक्शन ले पाते हो, ग्रॉस टोटल इनकम में से डिडक्शन तभी जाता है तुम्हारा। फिर या तो पेबल आएगा या रिफंडेबल आएगा, तो रिफंडेबल आएगा तो बकायदा रिफंड करेंगे, ठीक है। इसके बाद आता है इंश्योरेंस क्लेम। तीसरा एक्सेप्शन, अगर क्या हुआ है, वॉर हुआ है, नेचुरल डिजास्टर है, ह्यूमन डिजास्टर, मतलब कोई भी यही डिजास्टर्स होने चाहिए जो इन्होंने लिखे हैं। अगर क्या हुआ है, सुनामी आया, अर्थक्वेक आया, फायर हुआ है, फ्लड हुआ है, सिविल डिस्टर्बेंस मतलब दंगे फसाद हो गए हैं, एनिमी अटैक हो गया, नेचुरल कैलामिटी हो गया, मतलब किसी भी तरह से लोगों ने किया, तुमने किया, भगवान ने किया, कहीं से भी हुआ, अगर ऐसा हुआ है तो इंश्योरेंस क्लेम जब तुम्हें रिसीव होगा तभी ये टैक्सेबल होगा। अगर इंश्योरेंस क्लेम रिसीव नहीं हो रहा है तो तुम्हारे लिए ये कोई कैपिटल गेन ही नहीं है। अब मैम समझो, हम खरीद के लाए थे प्रॉपर्टी 10 लाख की, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन वही है, इंश्योरेंस क्लेम 10 लाख नहीं 12 लाख मिला, तो 12 लाख माइनस 10 लाख कॉस्ट ऑफ तुम्हारा कैपिटल गेन निकल जाएगा। मतलब तुम्हारा कैपिटल गेन डिपेंड करेगा तुम्हें इंश्योरेंस का क्लेम कितना मिल रहा है। इंश्योरेंस का क्लेम मिलेगा तो गेन भी हो सकता है, इंश्योरेंस के क्लेम में क्या हो सकता है, लॉस भी। और जनरली तुम्हें पता है कि वो कभी भी ज्यादा इंश्योरेंस क्लेम देने वाले हैं नहीं, जनरली तो ऐसा होगा ही नहीं, कम ही मिलेगा। तो जब इंश्योरेंस क्लेम मिलेगा सिर्फ तब ये होगा क्या, टैक्सेबल। क्या यहाँ तक बात समझ में आ गई? GDA करवा दूं अभी, कितना पढ़ना है, इससे क्या समझे? हम करवा दीजिए। GDA की है, फिर इसके बाद दूसरे चालू हो जाएंगे। तुम्हारा ये अमेंडमेंट वाला ही मेरा 1.5 घंटा लेने वाला है, जो एक और अमेंडमेंट। हाँ बिजनेस, हेलो मैम। हाँ बोलो बोलो बोलो। मैम अगर मान के चलते तो डेप्रिशिएबल एसेट डिस्ट्रॉय हो जाती है, इंश्योरेंस मिलता है, तो ऑलवेज शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। अगर डेप्रिशिएबल एसेट डिस्ट्रॉय हो जाती है तो ऑलवेज शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। पर तुम्हें मैं बताऊं, बहुत मुश्किल है कि ऐसी जगह पे इंश्योरेंस वाले तुम्हारा गेन होने दें, ठीक है, बहुत ही मुश्किल है। प्रियंका तुम्हारा म्यूट करो, बहुत डिस्टर्बेंस हो रहा है।
चलो अब इसके बाद आता है कैपिटल गेन जॉइंट डेवलपमेंट एग्रीमेंट। कुछ तो समझाया था जॉइंट डेवलपमेंट एग्रीमेंट। जमीन है हमको दे दो, हम कंस्ट्रक्शन करवा के देते हैं तुमको, उसमें से कैश भी देंगे और साथ में तुमको 4-5 फ्लैट भी तुम रखना, वही जॉइंट डेवलपमेंट एग्रीमेंट की बात हो रही। अब बोलता है ये सिर्फ इंडिविजुअल एचयूएफ के लिए, ये भी बोला था वहां पे कि सिर्फ इंडिविजुअल एचयूएफ के लिए ही है ये। तो कब मानेंगे, कब कैपिटल गेन टैक्सेबल करोगे, अब समझना मेरी बात। सामने वाले ने मेरे से जमीन ले ली और अभी कैश दे दिया, कैश तो मुझे अभी दे दिया पर मुझे अभी गेन कहाँ हो गया, मुझे फ्लैट मिल गए क्या, कुछ भी अभी फ्लैट वगैरह तो नहीं मिले मुझे। तो ये लोग बोलते हैं कि देखो अभी कंप्लीशन हुआ ही नहीं चीजों का, तुम हमसे क्या कैपिटल गेन मांग रहे हो। तो बोलते हैं कि ऐसे केस में जहाँ जॉइंट डेवलपमेंट एग्रीमेंट है तो कैपिटल गेन उस ईयर में टैक्सेबल होगा जिस ईयर में सर्टिफिकेट ऑफ कंप्लीशन तुमको क्या होता है, रिसीव होता है। तो जिस ईयर में कंप्लीशन सर्टिफिकेट आया उसी ईयर में हम क्या करेंगे, भले ही पूरे का कंप्लीशन सर्टिफिकेट आ जाए, पार्ट तुमने बोला 25% खत्म, बिल्कुल 25% वाला क्या दो हमको, कैपिटल गेन दो। फिर 50% खत्म, अब 50% मतलब 50 - 25 करके 25% बचा हुआ और दो कैपिटल गेन। फिर तुम मतलब क्या चाह रहे हो, तुम्हारा कंप्लीशन 25-25-25 पे होता है। तो जितना जितना कंप्लीशन सर्टिफिकेट आता जा रहा है प्रोपोर्शनेट हमको कैपिटल गेन देते जाओ। और अगर पूरा एक साथ ही कंप्लीशन सर्टिफिकेट आता है तो जिस दिन 100% का आएगा उस दिन तुम्हें क्या देना होगा, कैपिटल गेन हमको देना पड़ेगा। आया? अब यहाँ पे बोलते हैं मैम कैश की बात तो समझ में आती है हमको, तो इमूवेबल प्रॉपर्टी जब बनेगी जब बिकेगी तब की बात है। तो बोलता है ईयर ऑफ ट्रांसफर हम क्या मान लेंगे कि तुमने कब ट्रांसफर किया, जिस वक्त तुमने तुम्हारी इमूवेबल प्रॉपर्टी सामने वाले को जॉइंट डेवलपमेंट एग्रीमेंट के लिए दे दी, उस दिन ट्रांसफर हो गया था। मेरे पास मेहताब आया, बोला मैम वो जमीन दे दो मैं बनाऊंगा, मैंने साइन करा आज, तो आज ही ट्रांसफर हो चुका है। पर आज ट्रांसफर करते से पैसा नहीं मेरे पास, ना कैश दिया उसने एकदम से, ज्यादा से 5-6 लाख दिए होंगे, ना अभी फ्लैट बना, ना अभी मुझे पूरा कंसिडरेशन नहीं मिला, तो मैं कैसे बोल दूं कि मेरे पास कैपिटल गेन है। तब इनने बोला जब तुमको कंप्लीशन सर्टिफिकेट पार्ट या होल मिलेगा तब तुम क्या करना, कैपिटल गेन देते जाना। मैम टैक्स कब करेंगे, कंप्लीशन सर्टिफिकेट पे। मैम फेयर वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन क्या होगी, इमूवेबल प्रॉपर्टी है तो एसडीवी होगी। बोलता है एसडीवी जिस दिन तुम्हारा वो कंप्लीशन सर्टिफिकेट इशू आता ना वही मानेंगे तुम्हारा फेयर वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन, उतने की प्रॉपर्टी तुम्हें मिल गई, उतने की क्या मिली है, तुम्हें प्रॉपर्टी मिल गई। अब इसके बाद मैम कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या है। कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन तुमको कितना शेयर मिला इस प्रॉपर्टी में, तुमको कुछ शेयर मिला है ना, तुम्हें 4 फ्लैट मिले, 5 फ्लैट मिले, 6 फ्लैट मिले, तो बोलता है कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या है, तुमको जितना शेयर मिला मतलब अमाउंट डीम्ड जो तुम्हारा फेयर वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन है। अब समझो मैम आज क्या हुआ, जमीन दी मैंने, वो ट्रांसफर हो गया, उसी दिन ट्रांसफर हो गया था जब मैंने साइन किया। तुमने मुझे फ्लैट बना के दिया तो मेरे लिए उसकी वैल्यू क्या है, एसडीवी। कल चल के अगर मैं वो फ्लैट बेचूंगी तो बेचने का प्राइस तो है मेरे पास, और मेरा कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या, तो यही हुआ ना, जिस दिन तुमने मुझे दिया जो तुमने फेयर वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन माना था कंप्लीशन सर्टिफिकेट के दिन, वही तो मेरा आगे जाके कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन बनेगा। क्या ये बात समझ में आई दीपक? तुमने मुझे क्या दिया, मैंने साइन किया, ट्रांसफर हो गया। तुमने फ्लैट दिया, फ्लैट जिस दिन दिया मतलब कंप्लीशन सर्टिफिकेट जब आया उस दिन की एसडीवी मेरे लिए क्या है, उसकी वैल्यू है। अब मैं जाके उस फ्लैट को भी बेच रही हूँ तो बेचने की प्राइस तो मुझे पता है मैंने कितने में बेचा, उसमें से माइनस कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या होगा, यही कि जब तुम्हें फ्लैट मिला था उसकी जो एसडीवी थी वही तो तुम्हारा फेयर वैल्यू माना गया था, वही आगे जाके तुम्हारी क्या बन जाएगी, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन बन जाएगी। तो ये 4 एक्सेप्शन है, जब जिस ईयर में ट्रांसफर हुआ है उस ईयर में टैक्सेबल नहीं करेंगे। इंश्योरेंस हुआ, तुम्हारा कन्वर्जन हो गया स्टॉक इन ट्रेड में, फिर तुम्हारा ये क्या हो गया जॉइंट डेवलपमेंट एग्रीमेंट, और तुम्हारा कंपनसेशन वाला पार्ट, ये 4 क्या है, एक्सेप्शन है। यहाँ तक क्वेश्चन वगैरह एक बार देख के रखना, और एग्जाम टाइम पे डायरेक्टली समरी जो दी है ना इसी को इज्जत देना, इससे ज्यादा नहीं, ठीक है। कल का जो तुम्हारा रहेगा अमेंडमेंट वाला पोर्शन रहेगा, कल रात को होगा, कल तुम्हारा टेस्ट है,
आईडीटी का कल ही संडे आ गया वो दिन, ठीक है। तो रात को हम लोग क्लास रखेंगे, और थोड़ी लंबी क्लास रखना मेरी मजबूरी है, क्योंकि कैपिटल गेन इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन जहां इंपॉर्टेंट है वहां मुझे ड्रैग करना भी पड़ेगा, ठीक है। चलो, ओके।